गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पंडित राम जी लाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पिछला वीडियो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड था, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, ईथर पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ईथर। बच्चों, जैसा कि अंसाल में हम कंटिन्यू देख रहे हैं और हर साल जो आपकी परीक्षा होती है उसमें ईथर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बच्चों ये मदद करेगा, आपने जो अभी आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी है, तो उन प्रयोगात्मक परीक्षाओं में आप लोगों को एक चार्ट बनाना होता है, किसी न किसी टॉपिक पर एक चार्ट बनाना होता है। जो आपके यहाँ परीक्षक महोदय आते हैं उनके सामने आप पेश करते हो चार्ट, और उस चार्ट में कोई ना कोई आपको एक लेबोरेटरी मेथड, किसी न किसी चीज़ की एक लेबोरेटरी मेथड को बनाना होता है, तथा उससे संबंधित उसकी प्रिपरेशन मेथड एंड उसकी केमिकल रिएक्शन सारी आपको बतानी होती है। तो उसके लिए बच्चे कुछ डाइएथिल ईथर का बनाते हैं, कुछ क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, कुछ एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं, कुछ फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं, कुछ फॉर्मिक अम्ल बना लेते हैं, एस्टिक अम्ल बना लेते हैं, कुछ मेथनॉल बना लेते हैं, कुछ एथेनॉल बना लेते हैं। तो आज हम लोग डाइएथिल ईथर और ईथर के गुणों एवं उनके प्रिपरेशन मेथड के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ पढ़ेंगे ये आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है, और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के साथ साथ आपकी होने वाली जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जरा ईथर हम लोग किस प्रकार से ईथर को पढ़ेंगे, वही चीज़ें आज समझनी है। बच्चों, बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग आज पढ़ने जा रहे हो ईथर, जो आपको प्रयोगात्मक परीक्षाओं के साथ साथ आपकी जो लिखित परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, उसमें भी ये निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। बच्चों, इसको ईथर को पढ़ने से पहले एक हम छोटी सी आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनिए और इस कहानी से शिक्षा ग्रहण कीजिए। बच्चों, एक बार की बात है कि कई सारे मेंढक बैठे थे, तो एक मेंढक ने ठान लिया कि हमें इस पर्वत पर चढ़ना। अब मेंढक को पर्वत पर चढ़ना काम मुश्किल है। अब उसके मन में आ गया कि हमें इस पर्वत पे चढ़ना ही चढ़ना है। तो चढ़ना है, तो वो मेंढक ने चढ़ना स्टार्ट किया। अब जब मेंढक चढ़ रहा था तो पीछे जो मेंढक और जो शेष थे वो बार बार यही कह रहे थे कि चढ़ नहीं पाओगे, पीछे आ जाओ, चढ़ नहीं पाओगे, पीछे आ जाओ, चढ़ नहीं पाओगे, पीछे आ जाओ। परंतु वो चढ़ने वाला जो मेंढक था वो अपना कार्य जारी रखता है, मतलब चढ़ता रहता है, चलता रहता है। पीछे वाले बार बार चिल्लाएं, बार बार शोर मचाएं, बार बार उससे ये कहें कि चढ़ नहीं पाओगे, परंतु वो मेंढक धीमे 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 अपना उसी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता गया। बढ़ते 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 अंततः वह शिखर पर पहुंच गया। बच्चों, ऐसे हुआ कैसे? क्योंकि जो मेंढक चढ़ रहा था वो मेंढक था कान से बहरा। जब कान से बहरा था तो वो लोग जो चिल्ला रहे थे कि आगे चढ़ नहीं पाओगे, आगे चढ़ नहीं पाओगे, उसे वो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसे ये लग रहा था कि ये सभी हमारा उल्लास कर रहे हैं, मतलब जब हम चढ़ रहे हैं तो प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें, तो उस प्रोत्साहन के जरिए से वो आगे चढ़ता चला गया। उसे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग हमें ऊपर जाने के लिए मना कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं ऊपर जाने के लिए। उसे ये लगा कि ये लोग हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं इस काम पर ये हमारा प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो प्रोत्साहन समझते हुए वह आगे चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, और अंततः उसने मंजिल पा ली। तो इसी प्रकार से हमें भी करना है अपने जीवन में। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम के प्रति बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ये काम ये व्यक्ति कर पाए, तो उसमें विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं करते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के आलोचक उत्पन्न हो जाते हैं। वो हमारे कार्य को देखकर विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं करते हैं।
तो उन आलोचनाओं के लिए हमें अपने कान उसी मेंढक की तरीके बंद कर लेने हैं। कान हमें क्या कर लेने हैं? बंद कर लेने हैं। जैसे वो मेंढक तो मान लो प्राकृतिक देन थी, कान से बहरा ही था, उसे सुनाई नहीं पड़ता था, लेकिन अब हम लोगों को सुनाई पड़ता है। तो हमें क्या करना है, ये जो विभिन्न प्रकार के आलोचक हैं, जैसे हम जब कोई काम स्टार्टअप करते हैं तो विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारी टीम ने जो पंडित रामजी लाल क्लासेस जो ये चल रहा है आपका मोबाइल पे, तो हमारी टीम ने वर्क करना ये स्टार्ट किया, तो इसमें बहुत से लोगों ने इसमें नई नई आलोचनाएं की। तो यदि हम उनकी आलोचनाएं सुनेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो उन आलोचनाओं के लिए हमें अपने कान बंद करने हैं, और जब हम अपने कान बंद करके अपना कार्य नित्य प्रतिदिन करते जाएंगे, तो जब करते जाएंगे, जब किसी कार्य को करते जाएंगे तो उस कार्य में कमियां होना कम हो जाएगा और दिन पे दिन उस कार्य में निखार आता जाएगा। एक दिन हम निश्चित रूप से उस शिखर पर पहुंच ही जाएंगे जो हमारा शिखर है। तो बच्चों, ये शिक्षा हम आपको भी देते हैं कि जब भी आप जीवन में कोई भी कार्य करोगे तो उस कार्य में आपके आसपास बहुत सारे आलोचक उत्पन्न हो जाएंगे। तो आपको उन आलोचनाओं से घबराना नहीं, उन आलोचनाओं को सुनना भी नहीं है। कौन क्या कह रहा है जो कहने दो। क्योंकि अगर हम ये सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे। तो उनका काम है, जो उनका काम है वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। उनको आप सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि वो हमारे विषय में क्या कह रहे हैं। अरे कम से कम इस काबिल तो हैं कि हमारे विषय में वो बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके विषय में कोई बात ही नहीं करता। तो कम से कम यही आप सौभाग्य बनाइए कि हम कम से कम इस काबिल तो हैं कि हमारी काबिलियत पर लोग बात कर रहे हैं। भले ही आलोचना कर रहे हैं तो क्या हुआ, बात तो कर रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में कोई बात ही नहीं करता। तो आप कम से कम इस काबिल तो हो कि आपकी लोग बात कर रहे हैं, भले ही आलोचना ही कर रहे हैं, उससे क्या मतलब। और आलोचनाएं होती रहती हैं। जब भी बच्चों कोई भी अच्छा आप कार्य करोगे तो उसमें आलोचक उत्पन्न हो जाएंगे और वो आपकी आलोचनाएं करेंगे। अगर उन आलोचनाओं से आप घबरा गए और घबरा कर आपने कार्य बंद कर दिया, वो तो यही चाहते ही है कि ये कार्य बंद कर दें। कार्य बंद कर देंगे तो आप जहां के तहां रह जाओगे, फिर आप कभी आगे नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए कभी भी कोई भी आलोचक है आपकी आलोचना करे तो कान बंद कर लीजिए और अपने कार्य पर आपको फोकस करना है। बस अपने कार्य को अच्छे से अच्छा करते जाओ। निश्चित रूप से एक दिन आप उसी मेंढक की तरीके शिखर पर होगे। चलिए बच्चों, तो ये हमारा एक कहानी के रूप में एक संदेश था कि आलोचकों से बचने का तरीका क्या है। तो उनकी आलोचनाएं सुनना बंद कर दो और अपने कार्य पर फोकस करिए। तो चलिए हमारा भी कार्य स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर को पहले ईथर समझते हैं कि ईथर क्या होता है। बच्चों, हमारा टॉपिक है ईथर। बच्चों, ईथर का संकेत क्या होता है? ईथर का संकेत होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये हमारा ईथर। इसमें ये आपको जो दिखाई दे रहा है R और ये R, ये एल्किल समूह। क्या है बच्चों? ये एल्किल समूह, एल्किल समूह। और ये बच्चों जो दिखाई दे रहा है ये आपकी ईथरल ऑक्सीजन है। ईथरल ऑक्सीजन। ये बच्चों ईथरल ऑक्सीजन है आपके। तो ये होता है ईथर। बच्चों, ईथर कहते किसको हैं? ईथर कहते किसको हैं? हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ईथर कहते किसको? तो बच्चों, जैसे आप लोग फार्मूला जानते होंगे अल्कोहल का। अल्कोहल क्या होता है बच्चों? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये बच्चों हमारा क्या है? ये है अल्कोहल। क्या है बच्चों? अल्कोहल। बच्चों, अगर अल्कोहल से H का रिमूवल हो जाए, H इससे निकल जाए और यहां पर कोई दूसरा एल्किल समूह आ जाए,
जैसे इससे हम H का रिमूवल करेंगे, यहां से H निकल जाएगा और R यहां पर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? ईथर बन जाएगा। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन अगर हमें बोलनी हुई, ईथर की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर, ये क्या है बच्चों? एल्कोहल। ये क्या है? इसको हम एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल बोलते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, बल्कि यह है क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक क्यों बोला? मोनोहाइड्रिक किनको बोलेंगे बच्चों? जिनमें केवल और केवल एक OH होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक कहते हैं। जिनमें 2 OH होते हैं उन्हें डाईहाइड्रिक कहते हैं। जिनमें 3 OH होता है उन्हें ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें कई OH होते हैं उन्हें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका है क्या बच्चों? ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एल्किल व्युत्पन्नों को, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एल्किल व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एल्किल व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि अगर आपसे कोई पूछ दे जनरली कि ईथर क्या है, तो आप जवाब क्या दोगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्या है? जैसे बच्चों हमने जल का तो आप लोग सूत्र जानते ही होंगे। जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है बच्चों? H2O। H2O। तो अगर यहां पर कितने H है? 2। इनसे यदि दोनों H को हटाकर 2 R लगा दें, 2 H हट जाएंगे, 2 R आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? आपका जल है। ये क्या है? जल। तो यहां से दोनों H को आपको हटाना है। दोनों H को क्या करना है बच्चों? हटाना है। और दोनों H को हटाने के बाद में बच्चों यहां पर क्या लगाना है? R यहां पर लगाना है। 2 H हट जाएंगे, 2 R आ जाएंगे, तो ये ईथर। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या है? यहां से बोलेंगे जल के डाई एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। जल के डाई एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। जल के डाई एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। क्लियर? तो 2 डेफिनेशन हमने आपको बताई ईथर की, कि ईथर क्या होते हैं। तो देखो पहली डेफिनेशन में बताया एल्कोहलों के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। दूसरा बताया जल के डाई एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। एल्कोहलों के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं और जल के डाई एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। तो जैसे सपोज दैट एग्जामिनर महोदय आपसे पूछ दें या जो परीक्षक महोदय वो पूछ दें, बताओ बच्चों आप डाई एथिल ईथर बनाकर ले जाओगे, तो वो आपसे यही पहला प्रश्न रख सकते हैं कि ईथर क्या है। तो आपको बताना है कि सर एल्कोहलों के, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं या जल के डाई एल्किल व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। बाकी ईथर में है क्या क्या वो तो हमने आपको बता ही दिया। ईथर में ये जो ऑक्सीजन होता है, ये केवल ऑक्सीजन नहीं बोलना है इसको, ये ईथरल ऑक्सीजन है। क्या है बच्चों? ये ईथरल ऑक्सीजन है। और ये R जो है ये तो एल्किल मूलक बोले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ईथर देख लिया। अब बात कर लेते हैं ईथर का वर्गीकरण। ईथर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ईथर 2 प्रकार के होते हैं। ईथर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। ईथर आपके 2 प्रकार के होते हैं। ईथर बच्चों 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है कौन सा? एक होता है बच्चों सम्मित ईथर। सम्मित ईथर। और एक होता है असम्मित ईथर। सम्मित यानी सिमेट्रिकल ईथर और ये होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। बच्चों सम्मित ईथर क्या है और असम्मित ईथर क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सम्मित ईथर किसको बोलते हैं? यदि ऑक्सीजन, भाई ईथर का फार्मूला क्या होता है? ईथर का बच्चों फार्मूला होता है ROR। तो जब ऑक्सीजन एटम के दोनों ओर एल्किल समूह समान होते हैं, मतलब जिस ईथर में
ऑक्सीजन एटम से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, ऐसे ईथर को हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। जैसे बच्चों ये ऑक्सीजन एटम है, इसके हमने दोनों साइड, इस साइड हमने जोड़ दिया CH3 और इस साइड जोड़ दिया CH3। ऑक्सीजन एटम है बच्चों, इस साइड हमने जोड़ दिया C2H5, इस साइड हमने जोड़ दिया C2H5। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल ईथर। ऑक्सीजन एटम के यदि दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल समूह कैसे हैं? समान है, तो इस प्रकार के ईथर को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। मतलब सिमेट्रिकल ईथर में क्या है? ऑक्सीजन एटम के दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल समूह कैसे होते हैं? समान होते हैं, तो उसे हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। बच्चों अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है? जिसमें दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे सपोज इधर हमने जोड़ दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड इधर जोड़ दिया C2H5, तो ये क्या हो गया आपका? अनसिमेट्रिकल ईथर। या यहाँ पर हमने जोड़ दिया C2H5, यहाँ जोड़ दिया O, यहाँ जोड़ दिया हमने C3H7। तो कुछ नहीं, अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो इस प्रकार के ईथर को हम लोग क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नाम बच्चों। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे ईथरों का IUPAC नाम। IUPAC नाम पिछले साल हमने पेपर देखा था 2023 का, तो उसमें कई कार्बनिक यौगिक दिए थे और उनका IUPAC नाम आपसे पूछा था। तो IUPAC नाम भी हमें आना आवश्यक है, क्योंकि IUPAC नाम जैसे 5 नाम आ जाते हैं तो उन 5 जो कंपाउंड होते हैं उनका IUPAC नाम लिखते हैं, तो मात्र 5 लाइनों में ये हमारा नाम आ जाता है। और जबकि अगर हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसको हमें कम से कम 2 से 2.5 पेज लिखना पड़ेगा, तो हमारा समय भी बच जाता है। तो इसलिए IUPAC नाम आना आवश्यक इसलिए है क्योंकि परीक्षा में हमारा थोड़ा समय भी बच जाएगा। 5 IUPAC नाम 5 लाइन लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद होगा, जबकि 2.5 पेज लिखने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। इसलिए प्रयास ये करो कि जो भी आपके सिलेबस में है, जैसे एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड और एल्कोहल फिनाल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, इन सभी के जितने भी कंपाउंड हैं उनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं, अगर ये हम तैयार कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा है उस 2.5 पेज को भरने से, क्योंकि ये 5 लाइनों में ही आपका 5 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए जरा, अगर ईथर से है तो ईथर को तो हम बता दे रहे हैं कि ईथर का नाम आप लोग कैसे पढ़ोगे। बच्चों होता क्या है, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। अब जिस ओर कार्बन का नंबर कम हो, ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, और जिस ओर कार्बन का नंबर कम हो उसके साथ में इस ऑक्सीजन को पढ़ देना है। मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड आपको कार्बन देखने हैं किधर कितने हैं। अगर मान लीजिए एक तरफ 2 हैं और एक तरफ 3 हैं, तो जिस तरफ कम होंगे उसके साथ में ऑक्सीजन को मिलाकर पढ़ देना है, और दूसरी ओर वाले क्या करने हैं, तो दूसरी ओर वाले एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ देने। सपोज दैट मान लीजिए हम इस ओर कम माने ले रहे हैं, इस ओर ज्यादा माने ले रहे हैं, तो इसके साथ में ये ऑक्सीजन को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? एल्कोक्सी, और इधर वाले को एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो एल्केन हो गया, एल्कोक्सी एल्केन। बच्चों समझ में आया? नहीं आया? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ये लिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये है बच्चों। इसमें देख लीजिए भाई, ऑक्सीजन के इस ओर कितने कार्बन है? 1, और इधर कितने हैं? 2। तो कम किधर है? इधर। तो जिधर कम है उसी के साथ में तो ऑक्सीजन आपको पढ़ना है। तो बच्चों इसके साथ में ये ऑक्सीजन पढ़ा जाएगा, और इसको एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मेथ। क्या पढ़ते हैं? मेथ। तो हम लिखेंगे मेथ लिखा। अब चूंकि इसके साथ में ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं इसलिए ऑक्सी जोड़ेंगे, तो मेथॉक्सी हो गया। बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे? एथेन। तो ये हो गया मेथॉक्सी एथेन। बच्चों समझ में आया? एक और देखिए एग्जांपल। जैसे बच्चों हमने ये लिया
CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7। अब बच्चों इसका नाम कैसे है, तो फिर से वही कि इधर कार्बन का मैं इसके साथ में ऑक्सीजन पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथॉक्सी और इसको प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। तो अच्छा क्या होगा यदि मान लीजिए दोनों साइड सेम हो जाए, जैसे हमने ये लिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस वाले में क्या है, इस वाले में ऑक्सीजन के दोनों ओर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो जब सेम है तो फिर जब सेम आ जाए तो फिर ये किसी के भी साथ में एक के साथ में आप पढ़ दीजिए। तो चलिए ये हम इधर वाले के साथ में पढ़े दे रहे हैं, तो इधर वाले के साथ में इसको पढ़ेंगे, तो एक कार्बन के साथ में ये लिखा है तो क्या पढ़ेंगे इसको, मेथॉक्सी, क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, और इधर वाले को हम मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। अब बच्चों जैसे मान लो हमें और कोई नाम पढ़ना है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मान लो ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बच्चों बारी आई, अब जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या है कि कम वाले के साथ में तो इसको पढ़ना है, तो चलिए ये कम वाला है इसके साथ में ये पढ़ दिया जाएगा। अब इसको एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो एल्केन के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो एल्केन सीरीज में हम लोग लंबी चेन का सिलेक्शन करते हैं और फिर नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग बच्चा उधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो इस कार्बन को तीसरा मिलेगा, देखो 1 2 3, और इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो कुल मिला के आपको नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले, यानी कम से कम अंक मिले। अगर इधर से आप इधर से नंबर दे रहे हो तो इस कार्बन को कौन सा मिल रहा है, 1 2 3, तीसरा मिल रहा है, तो हम पढ़ेंगे 3 मेथॉक्सी ब्यूटेन पढ़ेंगे। और अगर इधर से नंबर दिए दे रहे हैं तो इसको मिलेगा 2, तो इसको 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना कि नंबर उस साइड से दिए जाते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। तो बच्चों हम यहां से नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4। अब बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे, अब 2 नंबर पर ये ज्वाइंट है इसीलिए इसको तो हम बच्चों मेथॉक्सी पढ़ेंगे, तो क्या लिखेंगे 2, इसको पढ़ेंगे मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी, और इसको बच्चों क्या पढ़ देंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। तो बच्चों उम्मीद करते हैं IUPAC आपको कुछ समझ में आए होंगे। इसके अलावा आपकी बुक में जो भी दिए हों उनको आप नोट कर लीजिए, उनको करने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों हमने एक साथ कर दिया है पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब इसी के बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद में हम लोग अब एल्केनों के प्रिपरेशन मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। एल्केन को हम ईथर की प्रिपरेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो ईथर के निर्माण की या डाई एथिल ईथर हमारा टॉपिक है, डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधियां, डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधियां, डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधियां बच्चों में देखनी, डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधियां। बच्चों डाई एथिल ईथर का निर्माण कैसे करेंगे, तो एक बहुत ही फेमस विधि है विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया द्वारा हम लोग डाई एथिल ईथर का निर्माण कर सकते हैं।
बच्चों देखिए विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया देख रहे हैं। विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया जैसा कि आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। उसमें क्या करना है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है। एल्किल हैलाइड यानी RAX, इसकी अपक्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है NaOR। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर बच्चों क्या बनता है, ईथर बनता है। देखिए जो आपका X है ये चला जाएगा Na के साथ में, NaX बना लेगा और ये ईथर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस NaX, ये बन जाएगा, ये ईथर बन गया और NaX बाहर हो गया। तो इसी क्रम में यदि आपको डाइएथिल ईथर बनाना है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एथिल, R के स्थान में क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एथिल C2H5 एथिल, और इसके साथ में कोई हाइड्रोजन ले लीजिए। चलिए हमने हाइड्रोजन ले लिया Cl एथिल क्लोराइड प्लस NaO और R के स्थान पर हमने ले लिया C2H5। अब इनकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा बच्चों, ये Cl यानी के साथ में NaCl बना लेगा और आपका यहाँ से मिल जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl। इसी प्रकार से आप विलियमसन सिंथेसिस का प्रयोग करके कोई भी ईथर बना सकते हो। यहाँ तो फिलहाल हमें डाइएथिल ईथर का निर्माण करना था, तो डाइएथिल ईथर का निर्माण करने के लिए एथिल क्लोराइड ले ले, एथिल ब्रोमाइड ले ले, एथिल आयोडाइड ले ले, उसकी अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। इसके अलावा आप चाहो तो कोई भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए हमने ये लिया Br प्लस NaO तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से ध्यान देना, इसकी अपक्रिया करा रहे हैं तो ये इतना पार्ट इससे पृथक हो जाएगा और ये सीधा अटैच होगा इससे। तो चलिए अटैच कराते हैं। देखिए ये वाला तो ऐसा जैसे बना है ऐसे बना दीजिए, फिर ये अटैच होगा ऑक्सीजन से। तो चलिए ये ऑक्सीजन से अटैच करो, फिर इसके बाद में 1 2 3 ये बन जाएगा। क्योंकि ये बच्चों है क्या, ध्यान से देखना, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये और तीसरा कार्बन ये, इसमें आ जाओ, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, तो टोटल 3 3 कितने हो गए, 6 कार्बन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा ये बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या लिया है, प्रोपिल ब्रोमाइड, और ये सोडियम प्रोपॉक्साइड लिया है। तो यहाँ पर हमें प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन रहा है, यानी डाई प्रोपिल ईथर बन रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोग विलियमसन सिंथेसिस का प्रयोग करके, विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया का प्रयोग करके ईथर बना सकते हो। इसके अलावा ये तो हमने विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया में क्या क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लिया है और उसकी अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करा रहे हैं, तो हमें ईथर प्राप्त हो रहा। तो ये हमारे हो गई निर्माण की फर्स्ट मेथड। निर्माण की पहली विधि कौन सी विधि है बेटा, विलियमसन की संश्लेषण, विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया से आप लोग डाइएथिल ईथर बना सकते हो। बच्चों इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं और दूसरी विधि, सेकंड विधि बच्चों देखते हैं। सेकंड विधि, सेकंड विधि बच्चों हम इसको अल्कोहल से भी बना सकते हैं। किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल से कैसे अल्कोहल से बना सकते हैं, आओ चलो इस पे चर्चा करते हैं। बच्चों अल्कोहल लेना है ROH,
और अल्कोहल का आधिक लेना है। क्या लेना है? आधिक बच्चों, आधिक लेना है, आधिक, इसका आधिक लेना, अल्कोहल का आधिक लेना। और अल्कोहल के आधिक की अपक्रिया किससे करा देनी है आपको? सांद्र H2SO4 से करा देनी है। किससे करा देनी है बच्चों? सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से। और बच्चों टेम्परेचर नियर अबाउट आपको 140 रखना। तो 140 रखने पर यहाँ पर ईथर आपको प्राप्त हो जाता है, ROR प्राप्त हो जाता है, और H2O यहाँ से निकल जाता है। इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं इसको। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आइए चलिए फर्स्ट स्टेप में देखिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये रहा आपका अल्कोहल, इस पर H2SO4 रिएक्ट करेगा। H2SO4 को बच्चों हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो जब लिखेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा ये देखिए इतना पार्ट आपका निकल जाएगा, यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये इतना पार्ट निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RHSO4 प्लस H2। ये लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इस पर पुनः आपको अल्कोहल की अपक्रिया करानी, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है हमने, अल्कोहल का आधिक का लिखा है, आधिक का मतलब ये ज़्यादा मात्रा में। तो चलिए इस पर पुनः हम अल्कोहल की अपक्रिया करा रहे हैं बच्चों। तो चलिए कराते हैं, ROH, फिर से ये हमने अल्कोहल लिखा, प्लस एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो कराने पर क्या होगा बच्चों, ये इतना पार्ट जी अटैच हो जाएगा इससे, और ये H2SO4 बन जाएगा, यहाँ से ईथर बन जाएगा, ROR क्या बन जाएगा, ROR प्लस H2SO4, ये बन जाएगा, ये ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये अपक्रिया कितने पर होगी बच्चों, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पर होगी, 140 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग ईथर बनाते हैं। चलिए इस विधि से अगर हम मान लीजिए डाई एथिल ईथर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको क्या लेना पड़ेगा, अब चूंकि डाई एथिल ईथर बनाना है इसलिए अल्कोहल कौन सा लेना है, एथिल अल्कोहल बच्चों। तो एथिल अल्कोहल लेते हैं, एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH, और इसकी अपक्रिया हम किससे करा दे रहे हैं बच्चों, H2SO4 से। टेम्परेचर कितना रहेगा बच्चों, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप देखोगे कि यहाँ से ये जल निकल जाएगा, और ये बन जाएगा C2H5HSO4 प्लस H2O, ये बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन हमें पुनः एथिल अल्कोहल से करानी है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 की रिएक्शन आपको दोबारा से किससे करानी है, एथिल अल्कोहल से, C2H5OH से। तो बच्चों जब C2H5OH से कराओगे तो इसका HSO4 रिएक्ट कर लेगा इस H से, और इसमें टेम्परेचर आपको कितना देना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर देते ही बच्चों ये डाई एथिल ईथर फॉर्म हो जाएगा, C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। अच्छा, इस रिएक्शन में बच्चों एक बार आपको H2SO4 डालना है, उसके बाद में दोबारा से H2SO4 की कोई आवश्यकता नहीं होती, दोबारा से आपको केवल एथिल अल्कोहल डालना है। एथिल अल्कोहल डालते रहोगे तो आपको डाई एथिल ईथर मिलता रहेगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम
हम लोग अविरत ईथरीकरण से भी जानते हैं, तो इसे अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। बच्चों, हम लोगों ने डाई एथिल ईथर के निर्माण की कुछ विधियां पढ़ ली हैं। इसके आगे जो इसकी प्रॉपर्टी वगैरह हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, उनको हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और जो चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।